हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस यात्रा से पहले ही यानी फ्रांस जाते समय पाकिस्तान में घुस गया पीएम मोदी का विमान। जी हां, 46 मिनट तक इस्लामाबाद में मचा रहा हड़कंप। बताएंगे इसके बाद क्या हुआ, वहीं बताएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन पीएम मोदी के सामने से निकल गए। मोदी जी हाथ मिलाने को उठे और मैक्रोन ने उनसे हाथ नहीं मिलाया, जिसको लेकर क्या है सच्चाई दोस्तों, हम आपको यहाँ बताने वाले हैं और उन कट्टरपंथियों को तोड़ जवाब देने वाले हैं, वहीं बताएंगे। भारत फ्रांस को बेचेगा पिनाका, कनाडा को लगवा दिया किनारे। फ्रांस में मोदी का जलवा देख पाकिस्तानी एक्सपर्ट को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। तो वहीं भारत को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन हो सकता है शामिल। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं विस्तार से, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां फ्रांस जाते समय पाकिस्तान में घुस गया पीएम मोदी का विमान। 46 मिनट तक इस्लामाबाद में मचा रहा हड़कंप। जी हां, नई दिल्ली से फ्रांस की उड़ान भरने के दौरान रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विमान पाकिस्तान में घुस गया। करीब 46 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान पाकिस्तान के एरोस्पेस में रहा। इससे इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के ARY न्यूज ने यह जानकारी दी है। ARY न्यूज ने नागरिक उड्डयन स्रोतों का हवाला देते हुए बताया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने नई दिल्ली से पेरिस की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी जी का विमान इंडिया फर्स्ट शेखपुरा हफीजाबाद अकवाल और कोहाट से पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश किया और 46 मिनट तक पाकिस्तान की सीमा में रहा। घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने आगे कहा कि अफगान हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय प्रधानमंत्री के विमान को अनुमति दी गई थी। यह पहली बार नहीं है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया हो। पिछले साल अगस्त में मोदी जी के विमान ने पोलैंड से दिल्ली की यात्रा के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का भी उपयोग किया था। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी जी का यह विमान रात करीब 11 बजे पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ और 46 मिनट तक देश की सीमा में रहा। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए कीव के रास्ते में पोलिश राजधानी वार्सा का दौरा किया था, तब भी उनका विमान पाकिस्तान से गुजरा था। पाकिस्तान ने नागरिक उड़ानों के लिए सभी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध मार्च 2019 में हटा दिए और अपने क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण पारगमन हवाई गलियारों को फिर से खोल दिया। हालांकि घबराने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि अगर उनका विमान दोस्तों पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसा भी है तो पहले ही सबको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जिसकी खबर आनी अभी भी बाकी है। वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जहां कुछ कट्टरपंथी कह लें या आप कह सकते हैं कुछ भारत विरोधी लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रांस के इस यात्रा पर, कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पीएम मोदी जी उठने को हो रहे थे। आपको बता दें दोस्तों, सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो ने पेरिस में AI एक्शन समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बातचीत के बारे में अटकलों को हवा दे दी। फुटेज में मैक्रोन को अन्य विश्व नेताओं का अभिवादन करते समय पीएम मोदी जी से हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण ऑनलाइन चर्चाएं और विभिन्न व्याख्याएं शुरू हो गई हैं। वायरल क्लिप में राष्ट्रपति मैक्रोन मौजूद नेताओं से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास पहुंचते हैं कि वो तुरंत उनसे आगे निकल जाते हैं और पीछे खड़े यानी पीएम मोदी जी के पीछे खड़े अन्य लोगों का अभिवादन करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं। जवाब में पीएम मोदी सिर्फ हाथ हिलाकर भीड़ को संबोधित करते हैं। अब ऐसे में ट्विटर यानी एक्स पर एक कैप्शन में सवाल किया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी से हाथ क्यों नहीं मिलाया। हालांकि आपको बता दें, वीडियो वाकई में असली वीडियो है, लेकिन इसकी व्याख्या भ्रामक है दोस्तों। रिपोर्ट्स में स्पष्ट किया गया है। इंस्टाग्राम पर भी काफी लोगों ने कहा है कि मोदी के भक्त अब गायब हो गए हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा, जो वाकई में दर्शाता है कि इस वीडियो को लेकर कुछ कट्टरपंथी अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में स्पष्ट किया गया है कि दोनों नेताओं ने इस क्षण से पहले ही हाथ मिला लिया था और साथ ही कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रवेश किया था। तब हाथ ही नहीं दोस्तों, गले भी मिले थे। बहुत देर तक गले मिले रहे थे, हाथ मिलाया था, मजबूती तरीके से हाथ मिलाया था तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से भी बातचीत की थी। और फिर नेक्स्ट डे जब AI समिट हुआ, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने हाथ नहीं मिलाया। इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई खटास है, जबकि रियलिटी ये है कि हम किसी से एक ही बार हाथ मिलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक क्षण हर एक पल सबसे हाथ मिलाते रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी उन लोगों से उस समय हाथ मिलाया जिनको उन्होंने पहले हाथ नहीं मिलाया था, जिनका अभिवादन पहले नहीं किया था, और उनको पता था कि पीएम मोदी जी से हम ऑलरेडी मिल चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं, तो बार बार हाथ मिलाना इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन कुछ कट्टरपंथी दोस्तों यह खबरें और भ्रामक पोस्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने इग्नोर कर दिया। वैसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे इन कट्टरपंथियों को, इन भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। इनके लिए एक शब्द में जवाब देना मत भूलिएगा भारी मात्रा में, और सामने लाइक का बटन अगर आप भी इनको जवाब देना चाहते
थे तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। वहीं आपको बता दें, एक तरफ जहां भारत के ही विरोधी लोग पीएम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत की जमकर तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुद खड़े हुए मैक्रोन और कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो को कर दिया साइड, जो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की क्या वैल्यू है। आज पूरी दुनिया में भारत फ्रांस को बेचेगा पिनाका, इसीलिए कनाडा को लगवा दिया है किनारे। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पेरिस में एआई एक्शन समिट में संबोधित करते हुए कई अहम बातें कही और दुनिया को भारत का रुख बताया। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत करते हुए दोनों देशों में रक्षा सहयोग और व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर बात हुई। नरेंद्र मोदी के दौरे की दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ पाकिस्तान में भी चर्चा हुई। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने पेरिस में एआई समिट की बात करते हुए भारत के बढ़ते प्रभाव को माना है। उन्होंने भारत के फ्रांस को पिनाका रॉकेट बेचने पर हैरत जताई है। कमर चीमा ने कहा कि एआई समिट में शामिल हुए नेताओं के जो ग्रुप फोटो आए हैं, उसमें मेजबान फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ बीच में नरेंद्र मोदी खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक और दिलचस्प बात इस फोटो में यह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कोने में दिखाई दे रहे हैं। कनाडा से भारत की हालिया दिनों में तनातनी रही है। साफ है कि दुनिया ने भारत का हाथ पकड़ा है और कनाडा को किनारे कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी मोदी जी का समर्थन करना पड़ा है। पाकिस्तान की स्थिति पर चिंता जताते हुए कमर चीमा ने कहा कि भारत आज बहुत ऊंचे स्तर पर खेल रहा है। भारत जिस वर्ल्ड लेवल पर है, उस पिच तक जाने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत लंबा रास्ता चुनना पड़ेगा और बरसों का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो फिलहाल कहीं भी खेल में ही नजर नहीं आ रहा। रेस जीतना तो दूर की बात, नरेंद्र मोदी पेरिस में एआई पर बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान की हुकूमत में तो कोई इस पर बात करता भी दिखाई नहीं दे रहा। मोदी ने ग्लोबल साउथ लीडर की तरह खुद को पेश किया है। पाकिस्तान में तो आपने इस तरह की बातें सुनी भी नहीं होंगी। पाकिस्तान को भी इस पर सोचना चाहिए। जी हाँ, और भी बहुत कुछ कहा दोस्तों कमर चीमा ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हुए। अब आप समझ सकते हैं, भारत का दुश्मन देश भी पीएम मोदी की तारीफ कर रहा है और भारत में बैठे कुछ कट्टरपंथी भारत विरोधी एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारत को बहुत बड़ा झटका देने की तैयारी में है बांग्लादेश। तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन हो सकता है शामिल। चिकन नेक से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होगा ड्रैगन। दोस्तों, बांग्लादेश भारत को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस का प्रशासन तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन को शामिल कर सकता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन पर वास्तविक प्रस्तावित बहुउद्देशीय परियोजना में चीन को शामिल कर सकता है। इसके लिए यूनुस प्रशासन ने सहमति बनाने के सार्वजनिक सुनवाई का रास्ता अपनाया है। ये नदी सिक्किम से निकलती है और हिमालय राज्य और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में लगभग 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। भारत और बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने चीन को इस प्रोजेक्ट से दूर रखा था। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को उत्तरी बांग्लादेश के एक जिले रंगपुर के प्रशासन ने कावनिया में तीस्ता निये कोरोनियो यानी तीस्ता के साथ क्या किया जाए पर एक सार्वजनिक सुनवाई की है। बांग्लादेशी मीडिया ने सुनवाई में सईदा रिजवाना हसन के हवाले से कहा है कि चीनी सरकार ने पहले नदी के संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन और प्रबंधन के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए 2 साल का समय मांगा है। हमने उन्हें 2 साल देने पर सहमति जताई है और एक शर्त भी जोड़ी है कि मास्टर प्लान को तीस्ता के तट पर रहने वाले लोगों की राय लेने के बाद तैयार किया जाना चाहिए। जी हाँ, अब ऐसे में टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बालूरघाट स्थित नदी विशेषज्ञ तुहिन शुभ्रा मंडल ने बताया है कि बिल्कुल साफ है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस प्रोजेक्ट में चीन को शामिल करने का रास्ता साफ कर रही है और इसके लिए सार्वजनिक सुनवाई मंच का रास्ता अपनाया गया है। तो वहीं सिलीगुड़ी में रहने वाले एक रिटायर्ड सेना अधिकारी ने कहा कि तीस्ता से संबंधित परियोजना में चीन को शामिल करने का फैसला एक बड़ी सुरक्षा का चिंता विषय होगा। उन्होंने कहा कि जिस स्थान यानी कूच बिहार के मेखलीगंज के पास से नदी भारत से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 100 किलोमीटर की ही दूरी पर है, जो वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा होने वाला। अगर वाकई में चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट में हामी भर देता है बांग्लादेश। और इसीलिए दोस्तों, शेख हसीना सरकार की वापसी बांग्लादेश में भारत के लिए तो बहुत जरूरी है। अब देखना ये होगा कि भारत की मोदी सरकार कौन सी नई कूटनीतिक चाल चलती है ताकि बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी हो सके। दोस्तों, इस पर आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में अवश्य लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर बांग्लादेश हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र ने शेख हसीना को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। रिपोर्ट में 1400 मौतों का दावा किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने आज बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व सरकार ने सत्ता बनाए रखने के लिए पिछले साल प्रदर्शनकारियों पर सुनियोजित हमले करवा और हत्याएं हुई है। ये मानवता के खिलाफ अपराध हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने विरोध प्रदर्शन
प्रदर्शनों का दमन किया। इस दौरान सैकड़ों गैर कानूनी हत्याएं की गई हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सुरक्षा बलों ने शेख हसीना की सरकार का समर्थन किया और प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसक उपायों का इस्तेमाल किया। इसमें महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और बच्चों के खिलाफ अत्याचार भी शामिल थे। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने बच्चों को मारा पीटा और उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में गिरफ्तार किया और यातनाएं दी। यानी कि बांग्लादेश में इस हिंसाओं के लिए शेख हसीना की सरकार को संयुक्त राष्ट्र ने जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों, इस पर आपका क्या टेक है वही बता दें। तालिबान सरगना अंखुदजादा और हक्कानी नेटवर्क में ऐसा बवाल हो गया दोस्तों कि प्लेन से खींचकर उतारा गया कतर जा रहा डेलीगेशन। संघर्ष बढ़ने की बड़ी खबर अफगानिस्तान में। मंगलवार को 14 मेंबर के डेलीगेशन को कतर जाने से रोक दिया गया। अफगानिस्तान फ्यूचर थॉट फोरम की बैठक में भाग लेने के लिए यह डेलीगेशन दोहा जा रहा था। आखिरी वक्त में इनको जहाज से उतार दिया गया। इस 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में 2 महिलाएं भी शामिल थी। बताया गया है कि महिलाओं की मौजूदगी और अफगान तालिबान में 2 फाड़ होना इसकी वजह बना है। इस घटना से ने हक्कानी नेटवर्क और तालिबान सरकार के हेड हिब्बतुल्लाह अंखुदजादा धड़े के बीच लड़ाई को खुलकर सामने ला दिया है। इससे साफ है कि तालिबान के बीच आपसी लड़ाई तेज होती जा रही है। अमू टीवी के मुताबिक अफगानिस्तान फ्यूचर थॉट फोरम की बैठक में जा रहे लोगों को रोकने की घटना मंगलवार को काबुल एयरपोर्ट पर हुई है। डेलीगेशन के कुछ सदस्य तो विमान में सवार भी हो चुके थे। इनको फ्लाई दुबई के विमान से खींचकर उतारा गया। कुछ लोगों को एयर अरेबिया की फ्लाइट लेनी थी, जिनको विमान में चढ़ने से ठीक पहले रोक दिया गया। अफगानिस्तान से सिर्फ जहर महदवी को ही दोहा पहुंचाया गया। जी हाँ, इस घटना से अब अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर वाकई में चिंताएं बढ़ गई हैं। अगर कारण की बात करें तो इसमें पहला कारण डेलीगेशन में महिलाओं की उपस्थिति और दूसरा कारण हक्कानी नेटवर्क और हिजबुल्लाह अंखुदजादा गुट के बीच बढ़ता हुआ शक्ति संघर्ष है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विमान पर हो सकता है आतंकी हमला। जी हाँ, पुलिस को आया कॉल, एक को पकड़ लिया गया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान पर आतंकवादी हमला होने की चेतावनी से जुड़े कॉल पर पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर है कि इस संबंध में मुंबई से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल फ्रांस की यात्रा पर हैं और इसके बाद अमेरिका का रुख करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मुंबई पुलिस ने बुधवार को बताया कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा से पहले आई कॉल के मामले में चेंबूर इलाके से एक शख्स को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने कहा कि 11 फरवरी को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में एक चेतावनी का कॉल आया था कि आतंकवादी पीएम मोदी के विमान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि वो आधिकारिक यात्रा पर विदेश जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इस जानकारी की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस ने एक अन्य एजेंसियों को सूचित किया और जांच शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में धमकी भरा कॉल किया था उसे चेंबूर इलाके से पकड़ लिया गया है और उसको मानसिक रूप से बीमार बताया गया है। जी हाँ, दूसरी ओर दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी जान से मारने की धमकी का एक कॉल आया है। मध्य प्रदेश के युवक ने दी है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी और फिर खुद पहुंच गया थाना। कहने लगा मुझे योगी आदित्यनाथ को मारना है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गाँव के 20 वर्षीय युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। ये घटना तब सामने आई है जब युवक ने सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विजिलेंस विभाग का फोन नंबर प्राप्त करके उससे कॉल किया। युवक ने फोन पर अधिकारियों से कहा कि वो योगी आदित्यनाथ को मारना चाहता है ताकि वो डॉन बन सके और इसकी सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और STF की 2 टीमों को मुरैना भेजा गया। मंगलवार देर शाम जब टीम युवक के गाँव पहुंचा तो उसके घर पर ताला लगा मिला। करीब 10 घंटे की तलाश के बाद युवक को पकड़ लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी एंड योगी जी कहना मत भूलिएगा कमेंट में। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी एजेंसियों को भारत सौंपेगा 12 गैंगस्टर की लिस्ट। अनमोल बिश्नोई से लेकर गोल्डी बरार तक को पकड़ने का पूरा प्लान बता दें। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद भारत की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों ने 12 गैंगस्टर की एक लिस्ट तैयार की है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बसे हुए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि भारत इस 12 गैंगस्टरों की लिस्ट को इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान वॉशिंगटन के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ये अमेरिकी यात्रा डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में लौटने के बाद पहली यात्रा है। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान जाएंगे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन। क्या दिल्ली के दुश्मन को देंगे 5th जनरेशन लड़ाकू विमान? भारत की चिंताएं क्या है इसको लेकर बता दें। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन पाकिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्की और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति एर्दोगन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। लिहाजा इस दौरे से जो नतीजे निकलने की संभावना है, भारत की उस पर गहरी नजर रहने वाली है। एर्दोगन उस वक्त इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं जब दोनों देशों ने डिफेंस आतंकवाद के खिलाफ मुहिम के में संबंधों को और मजबूत किया है। पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की से नौसैनिक जहाज खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा ही इसी साल जनवरी में दोनों देशों ने पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्गु ट्रेइस 11 नौसैनिक अभ्यास किया है, जो उनके डिफेंस कोऑर्डिनेशन में आ रही मजबूती को दर्शाता है। जी हाँ, कश्मीर पर तुर्की का चुप होना भारत के लिए सकारात्मक बात है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसके मजबूत होते डिफेंस संबंध चिंता की बात है। तुर्की पाकिस्तान
पाकिस्तान को नौसैनिक जहाज सौंपने वाला है। इसके अलावा तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री दुनिया में टॉप पर है, जो पाकिस्तान को मदद कर रही है। तुर्की ने अत्याधुनिक ड्रोन पाकिस्तान को सौंपे हैं, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ कर सकता है। इसके अलावा तुर्की ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान को लेकर भी पाकिस्तान को ऑफर दिया हुआ है, जो भारत के लिए बड़ी ही चिंता की बात है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे मोदी जी, दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी। कितना खतरनाक है P-8I विमान, जिसे खरीद सकता है अपना भारत। दोस्तों 3 दिन के इस फ्रांस दौरे के बाद पीएम मोदी जी सीधे अमेरिका जाने वाले हैं, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते भी हो सकते हैं। खास तौर पर भारत की नजर अमेरिका से P-8I विमान को खरीदने के सौदे पर होगी। अगर डील पक्की होती है तो इससे भारत के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। वैसे तो भारत अमेरिका के बीच 6 P-8I विमान खरीदने के लिए बातचीत 3 साल पहले ही शुरू हुई थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन के साथ इसे रोक दिया गया था। वजह कीमतों पर सहमति न बन पाना था। पीएम मोदी 2 दिन 12 और 13 फरवरी अमेरिका में रहने वाले हैं। वो अपने इस दौरे के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जब 2 दोस्तों की फिर मुलाकात होगी तो इनकी केमिस्ट्री दुनिया देखेगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के बीच कई अहम समझौतों की भी उम्मीद है। इस दौरान अमेरिका के साथ भारत P-8I विमान की डील पक्की करना चाहेगा। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी, आप लोग जरूर कहिएगा। दोस्तों इसी बीच ये थे भी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिख कर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।